Hello students. Now we are going to take session for performance of contract unit number 4. I am your mentor for this session CS Monica Agrawal. बेटा इस यूनिट में हम कई सारे टॉपिक्स जो कवर करने वाले हैं वो हैं हमारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि परफॉर्मेंस करेगा कौन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो कौन कौन उसे परफॉर्म कर सकता है। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, अगर प्रॉमिस या प्रॉमिसर या प्रॉमिसी में से कोई भी एक से ज़्यादा होता है तो फिर उनकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं, एक दूसरे की तरफ उनके क्या राइट्स हैं। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की परफॉर्मेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, appropriation of payments, contract which need not to be performed and discharge of contract। ये सारे टॉपिक्स हम इस यूनिट में कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारा टॉपिक है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। बेटा पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट आइदर परफॉर्म or offer to perform their respective promise unless such performances dispensed with or excused under a provision of contract act or any other law। आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करनी ही होती है अगर वो लॉ के अंदर एक्सक्यूज्ड नहीं है। प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ। अच्छा, अगर डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होता है। बिफोर परफॉर्मेंस, अगर बिफोर परफॉर्मेंस डेथ हो जाती है, अनलेस कॉन्ट्रैरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ए प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन ए सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ 1 lakh। If A die before the day, A's legal representative are bound to deliver the goods to B and B is bound to pay 1 lakh rupees to A's representative। ए प्रॉमिस दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। A promised to paint a picture for B on a certain day and A die before the day। बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट है पिक्चर यानी कि पोर्ट्रेट टाइप बनाने का, किसी पर्सन का पोर्ट्रेट बना रहे हो आप, तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि हर पर्सन पोर्ट्रेट बनाना यानी कि पेंट करना नहीं जानता है। तो इस केस में एक ही डेथ होने के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लायबल नहीं कर सकते। एक्चुअल परफॉर्मेंस, बेटा कॉन्ट्रैक्ट की एक्चुअल परफॉर्मेंस कब मानी जाती है, जब दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म कर देती हैं। डन, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट हैज डन what he had undertaken to do and either by parties have fulfilled their obligation in the contract within the time in a manner prescribed। For example, X borrow 5 lakh rupees from Y with a promise to be paid after 1 month। X repay on due date, this is the actual performance। एक 5 लाख रुपए एक महीने के लिए लिए, एक महीने बाद वापस दे दिए, तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई, दोनों पार्टी ने अपना अपना काम कर दिया है। ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब एक पार्टी ने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की बट दूसरी वाली पार्टी ने उस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू एंड प्रॉमिसर ऑफर टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रॉमिसरी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट परफॉर्मेंस। इसे बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आपने तो अपना काम किया लेकिन सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, P promised to deliver certain goods to R and P take the goods to appointed place during business hour, but R refused to take delivery of goods। This is an attempted performance as P the promiser has done what was required to do under the contract। उसने अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर ली है, ये बात अलग है, सामने वाली पार्टी ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं की, इसे बोलते हैं हम अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, बाय वूम कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म्ड, सेक्शन 40, 41 और 42। पर्सन बाय वूम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म, सेक्शन 40। कौन कौन पर्सन है जो प्रॉमिस को परफॉर्म कर सकते हैं? बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर ही सकती हैं इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ केस that it was intention of parties to a contract that any promise contained it should be performed by the promiser himself,
Such promise must be performed by the promisor. इन अदर केस प्रोमिसर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना होता है, अदरवाइज उसका एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है. A promise to pay B sum of money. A may perform the promise either by personally paying or by causing it to be paid by B by another. And if A die, his legal representative can do so. A promise to paint a picture इस केस के अंदर लायबल नहीं होगा क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक के लिए है. प्रोमिसर हिमसेल्फ, जो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, उसमें केवल प्रोमिसर खुद ही क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कोई और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता. जैसे पिक्चर पेंट करने वाला हुआ. आप अपने एजेंट के थ्रू अगर स्पेसिफिक या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो आप अपने एजेंट के थ्रू करवा सकते हो. ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है. इन दोनों ही केसेस में कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए, यानी कि आपकी किसी स्किल से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए. ए प्रॉमिस टू पेंट पिक्चर, ये क्या है बेटा, पर्सनल नेचर है, तो इस केस में ना तो एजेंट कर सकता है ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म. बेटा थर्ड पर्सन से भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है. कैसे बेटा, व्हेन ए प्रॉमिसी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम ए थर्ड पर्सन ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रॉमिसर. परफॉर्मेंस बाय ए स्ट्रेंजर इफ एक्सेप्टेड बाय प्रॉमिसी द रिजल्ट इज डिस्चार्जिंग द प्रॉमिसर although the latter has neither authorized not ratified the act of third party. फॉर एग्जाम्पल सन ने उधार लिया, पिता को ये पता चला और फादर ने उसका पेमेंट कर दिया. तो इस केस में अगर आपके सन के क्रेडिटर ने फादर से पैसा ले लिया तो वो सन से दोबारा नहीं ले सकता, जबकि फादर पार्टी नहीं था कॉन्ट्रैक्ट की, तब भी वो पैसे दे के सन को इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है. जॉइंट प्रोमिसर, बेटा जॉइंट प्रोमिसर मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई काम करने का प्रॉमिस किया है, तो उस केस में वो खुद लायबल होते हैं, इंडिविजुअली भी और सब साथ में मिलके भी. तो अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पर्सन का जिसकी डेथ हो गई है, और बाकी सर्वाइवर्स प्रोमिसर आर लायबल फॉर दैट. ए बी सी आर जॉइंटली promised टू पे 6 lakhs to D. Here A B C must jointly perform the promise. If A die तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव और बी और सी ये तीनों मिलके पेमेंट के लिए लायबल है. नेक्स्ट देखेंगे बेटा, डिस्टिंक्शन बिटवीन ससेशन एंड असाइनमेंट. बेटा ससेशन का मतलब होता है कोई भी चीज ट्रांसफर हो जाना ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ ऑफ समवन. असाइनमेंट क्या होता है, जो हम जेन्युइनली अपनी इच्छा से करते हैं, और ससेशन क्या होता है, डेथ होने पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ससेशन. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. बेटा अगर एक पर्सन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करता है और दूसरा पर्सन रिफ्यूज कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप फर्दर परफॉर्मेंस को डिमांड कर नहीं कर सकते हो. वेयर ए प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू प्रॉमिस एंड ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, देन द प्रोमिसर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस. फर्दर वो इसको करने के लिए लायबल नहीं होगा, और कोई भी लॉस प्रोमिसी को होता है तो वो उसके लिए भी लायबल नहीं होगा. एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द कंडीशन. लेकिन वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस में ये सारे गुण होने चाहिए. इट मस्ट बी अनकंडीशनल. आपने परफॉर्म करते टाइम को कंडीशन डाल दी तो उसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे. अगर आपने प्रॉपर टाइम और प्लेस पे परफॉर्मेंस नहीं की तो वो भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी. इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग देन द प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी. आपने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने डिलीवर करते टाइम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी उसे चेक करने की, तो यहाँ पे भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी. तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए. अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस शुड बी अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम और प्लेस पे होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए उसमें कि आप जिस पर्सन को डिलीवरी कर रहे हो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए चेक करने की. लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी देख रहे हैं बेटा. जॉइंट प्रोमिसर के केस में दोनों की लाइबिलिटी मानी जाती है, जितने भी प्रोमिसर होते हैं. When two or more person have made joint promise, then unless a contrary intention appear by the contract, all such person during the joint life after the death of any them, his legal representative jointly with survivor will be liable.
ठीक है, तो वो जॉइंटली लायबल होते हैं। एनालिसिस क्या है? इफ टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस ऑर्डिनरी ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली फुलफिल और आफ्टर दैट विद लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल। XYZ had jointly borrowed money must during their lifetime jointly repay the debt. Upon the death of X, his representative and Y and Z will be liable to pay the debt. Any one of the joint promisor may be compelled to perform. बेटा कोई भी जॉइंट प्रोमिसर को प्रोमिसर क्या मांग सकता है? परफॉर्मेंस मांग सकता है किसी भी जॉइंट प्रोमिसर से। ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। ईच ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल एवरी अदर। अच्छा, एक दूसरे से वो पैसा मांग सकते हैं अगर एक पार्टी ही पूरा पेमेंट कर देती है। इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट ही कैन कॉल द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। अगर एक ही पर्सन जॉइंट प्रोमिसर में पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देता है तो वो जो उसने पेमेंट दूसरे के बिहाफ पे किया वो उससे वो मांग सकता है अदर जॉइंट प्रोमिसर से। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कॉन्ट्रीब्यूशन। इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर मेक डिफॉल्ट, फॉर एग्जाम्पल 3 जॉइंट प्रोमिसर में से अगर एक पर्सन डिफॉल्टर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके पार्ट को, फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी 3 पर्सन है और सी इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में ए और बी सी का जो शेयर है उसको आपस में इक्वली बियर करेंगे। नथिंग इन दिस शेयर section shall prevent a surety from recovering from his principal payment made by the surety on behalf of principal, are entitled principal to recover anything from the surety on account of payment made by the principal. What it mean? A B C joint promise to pay D and D may compel A B और C, मतलब किसी से भी पैसा मांग सकता है, जरूरी नहीं वो A से मांगे, B से मांगे या C से मांगे। इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। बेटा अगर कोई प्रोमिसी एक जॉइंट प्रोमिसर को क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे जॉइंट प्रोमिसर भी रिलीज हो जाएंगे। यानी कि वन और टू मोर पर्सन हैव मेड जॉइंट प्रोमिस, अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर बाय द प्रोमिसी डजंट डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर। ठीक है। अच्छा, जिस पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है, अदर जॉइंट प्रोमिसर उस पर्सन से भी पेमेंट मांग सकते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच के राइट अभी खत्म नहीं हुए हैं। राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसी। when a person has made a promise to two or more jointly, then unless a contrary intention appear from the contract, right to claim performance rests as between him and them, with them during the joint life and after the death with the representative of the disease, and the survivor will be liable for all payment. ये हो गया हमारा जॉइंट प्रोमिसर का केस। आफ्टर दैट अब हम बात कर रहे हैं टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, नो टाइम इज स्पेसिफाइड। बेटा अगर कोई भी टाइम अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड नहीं है तो इट शुड बी डन इन रीजनेबल टाइम पीरियड। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, नो एप्लीकेशन टू बी मेड। बेटा अगर टाइम स्पेसिफाइड है तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। Where a promise to be performed on certain day, promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee. अगर वो प्रॉपर डे प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए और वो आपने उसको प्रोमिसी को बिना बताए आप परफॉर्म करने आ गए, इट इज ड्यूटी द प्रोमिसी टू अप्लाई परफॉर्मेंस एट ए प्रॉपर प्लेस एंड यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस। अगर टाइम पीरियड और प्लेस पहले से डिसाइड है तो आपको पहले से उसे इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने आ रहा हूँ, क्योंकि टाइम तो पहले से ही डिसाइडेड था। Place for the performance of the promise where no application to be made and no place fixed for performance। अगर कोई आपने ना तो इन्फॉर्म किया है और ना ही परफॉर्मेंस का पहले से प्लेस फिक्स था, तो उस केस में क्या होगा? ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 मॉन्ट्स ऑफ जूट टू बी ऑन ए फिक्स डे, ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। तो आप उससे उसी टाइम कॉल करके रीजनेबल प्लेस पूछो और वहां पे डिलीवर करो, अगर पहले से निश्चित नहीं है कि कौन से प्लेस पे आपको डिलीवर करना है। परफॉर्मेंस इन ए मैनर एट ए टाइम प्रिस्क्राइब सैंक्शन बाय प्रॉमिस। Performance of any promise may be made in any such manner any time which the promisee prescribe of section। promisee के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया है।
परफॉर्मेंस ऑफ ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। बेटा अब हम पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होती है। बेटा हर प्रॉमिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती है। हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉमिस एक पार्टी दूसरी पार्टी को करती है, उसके बदले में दूसरी पार्टी सामने वाली पार्टी को प्रॉमिस करती है। तो एवरी प्रॉमिस इज ए रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस के परफॉर्म होने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो गया है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस कैसे मानी जाएगी। प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। बेटा अगर सामने वाली पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी को भी अपना पार्ट परफॉर्म करने की कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर द गुड्स टू बी पेड फॉर by B on delivery. A need not to delivery the goods unless B is ready and willing to pay. अगर A और B के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि अगर एक पार्टी गुड्स देगी तो दूसरी पार्टी पेमेंट देगी, अगर एक पार्टी गुड्स नहीं दे रही है तो दूसरी पार्टी को पेमेंट दे अगर सॉरी एक पार्टी पेमेंट नहीं दे रही तो दूसरी पार्टी को गुड्स डिलीवर करने की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये जनरल रूल है कि अगर एक पार्टी अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी पार्टी को भी अपनी प्रॉमिस परफॉर्म करने की कोई बाउंडेशन नहीं है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। When the order of performance of reciprocal promise is expressly fixed, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने फिक्स कर रखा है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा तो उसी ऑर्डर में परफॉर्मेंस होनी चाहिए। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट दे शैल बी परफॉर्म इन ऑर्डर विच नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर। तो ये ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होगी। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। Liability of party preventing event on which contract is to take effect. When a contract contain reciprocal promise, one party to be contract prevent the other from performing his promise, the contract become voidable at option of party so prevented. अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसका काम परफॉर्म करने में परेशानी क्रिएट कर रही है, दिक्कत क्रिएट कर रही है, उसे आपका काम अपनी परफॉर्मेंस नहीं देने दे रही है, तो सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, क्योंकि उसे तो परफॉर्म करने ही नहीं दिया जा रहा, वो जानबूझ के परफॉर्मेंस नहीं कर रही, ऐसा नहीं हो रहा, सामने वाली पार्टी उसे परफॉर्मेंस करने नहीं दे रही है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। Effect of default to that promise which should be first performed in contract consisting reciprocal promise. When a contract consists reciprocal promise which that one of them cannot be performed, that its performance cannot be claimed till the other has been performed. बेटा फर्स्ट जिसका पार्ट है उसको पहले परफॉर्म होना जरूरी है, अगर दूसरा पहले वाला पार्ट परफॉर्म नहीं होता तो दूसरी पार्टी को भी परफॉर्मेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोमिसर ऑफ प्रॉमिस लास्ट मेंशन फेल टू परफॉर्म इट, सच प्रोमिसर कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आप बिना अपना काम परफॉर्म किए सामने वाली पार्टी से परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। मस्ट मेक कंपनसेशन टू अदर पार्टी, और इवन उसे कंपनसेशन देना पड़ेगा उसके लॉस के लिए। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट ए टाइम फिक्स्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज असेंशियल। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम असेंशियल है तो विद इन टाइम पीरियड ही आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर टाइम के बाद डिले होता है तो उसे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है जिसके अंदर टाइम फिक्स्ड है और आपने डिले काम किया। इफेक्ट ऑफ सच फेलियर विच टाइम इज नॉट असेंशियल। बेटा अगर टाइम असेंशियल नहीं है तो इट इज अलाउड। इफ इट वॉज नॉट द टेंशन ऑफ पार्टीज दैट टाइम शुड बी एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट डजंट बिकम वॉइडेबल। लेकिन अगर टाइम एसेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा बाय द ओपिनियन ऑफ एग्रीड पार्टी, और अगर एसेंशियल नहीं है तो वॉइडेबल नहीं होगा, डजंट बिकम वॉइडेबल। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन एग्रीड अपॉन। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है लेकिन जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को एग्री किया गया था कंप्लीट करना उसके अलावा किसी और टाइम किया है तो ये वॉइडेबल होगा। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ टाइम। even where time is essential, the promise may waive his right to repudiate the contract when the promiser fails to perform the promise within the stipulated time. In that case, he may accept performance at any time other than that agreed
इन सच एन इवेंट ही कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन। अगर आप परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लेते हो डिले होने के बाद भी, तो उस केस में आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते। अगर आप परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करते हो डिले होने के कारण, तो ही आप कंपनसेशन मांग सकते हो। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। बेटा कोई भी एग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए किया गया है दैट इज वॉइड, क्योंकि इम्पॉसिबल एक्ट कभी भी हो नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट टू डू आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल। बेटा कई बार कॉन्ट्रैक्ट हमेशा से इम्पॉसिबल होते हैं, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो पॉसिबल थे, बाद में इम्पॉसिबल हो गए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आफ्टरवर्ड्स बिकमिंग इम्पॉसिबल। Reason of some events which promisor could not prevent unlawful becomes void when the act become impossible or unlawful। कैसे हो सकता है बेटा ये, जैसे कोई लॉ आ गया जिसके अंदर पहले तो ये लॉफुल था कोई काम करना, अब अनलॉफुल हो गया। तो ड्यूरिंग द मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इट वाज lawful, but after coming that act into existence it become unlawful। Compensation for law through non-performance of an act known to be impossible or unlawful। बेटा अगर आप कोई नॉन परफॉर्मेंस करते हो किसी एक्ट का जो आपको पता था इम्पॉसिबल है, तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर आपको पता था इम्पॉसिबल, आपको नहीं पता था इम्पॉसिबल हो जाएगा, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, तो उसमें कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको शुरू से पता था वो इम्पॉसिबल है, फिर भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। ए एग्री विद बी टू डिस्कवर्ड ट्रेजर बाय मैजिक। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा, वॉइड है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी मतलब वो हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से क्या था, वॉइड था, उसको बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। व्हेन द पार्टीज एग्री अपॉन डूइंग द समथिंग विच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली इम्पॉसिबल जैसे खजाना ढूंढना, ये सब ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। द फैक्ट ऑफ impossibility may be may not be known to the party. If known to the party, B promised to pay a sum of 5 lakh if is able to swim across the Indian Ocean, Mumbai to Aden within a week. It's not possible कि आप पूरे वर्ल्ड में घूम के आ जाओ, स्विम करके आ जाओ विद इन अ वीक। तो यहाँ पे उसको 5 लाख रुपीज़ का जो इनाम बताया गया वो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए बताया गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, बिकॉज इसमें दोनों पार्टीज को पता है ये इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल इज वॉइड। इफ अननोन टू पार्टीज, अगर पार्टीज को पता नहीं है कि इम्पॉसिबल है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही माना जाएगा। अगर पार्टीज उसके लिए बोथ पार्टीज आर इग्नोरेंट अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी। इफ नॉन टू द प्रोमिसर ओनली, बेटा जो प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा है उसे पता है ये इम्पॉसिबल है, सामने वाली पार्टी को नहीं पता, तो उस केस के अंदर कंपनसेशन उसे देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी मतलब जो स्टार्टिंग में तो पॉसिबल था लेकिन बाद में इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि सब्सिक्वेंट बाद में इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कोई लॉ आ गया जिससे वो प्रोडक्ट में डील करना इम्पॉसिबल हो गया। इसी तरीके से ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपकी अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, लेकिन बाद में पता चला कि ए की बेटी पागल हो चुकी है, तो उस केस में शादी करवाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि पागल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसे सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू certain things that are legal and also some other things are illegal, where person reciprocally promise first to do certain things which are legally और secondly, बेटा ध्यान से समझना, अगर आपको कोई दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किए जाते हैं जिसका एक पार्ट तो लीगल है और दूसरा पार्ट इलीगल है, और दोनों को इन सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट क्या माने जाएंगे, इलीगल माने जाएंगे। लेकिन अगर दोनों कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट करने के बाद लीगल पार्ट इज वैलिड एंड इलीगल पार्ट इज वॉइड। कैसे बेटा, ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा फटाफट। ए एंड बी एग्रीज दैट ए विल सेल ए हाउस टू बी 5 lakh rupees and that if B use it a gambling house 750 extra।
मतलब दो तरीके कॉम्बिनेशन दिए गए, 5 लाख घर के और 7,50,000 उसके अंदर गैम्बलिंग के। अगर केवल 5 लाख वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज वैलिड, और अगर उसमें इलीगल काम होता है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल, अगर एक ब्रांच इलीगल है और उनको सेपरेट किया जा सकता है तो सेपरेट ब्रांच जो लीगल है वो लीगल रहेगी। अगर सेपरेट नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको एक बिजनेसमैन वाला एग्जांपल दिया था कि अगर एक बिजनेसमैन की एक से ज़्यादा बिजनेस है और उसने किसी बंदे को अपॉइंट किया है उसका क्या करने के लिए, सुपरविजन के लिए या सैलरी पे, तो अगर लीगल बिजनेस पे जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी तो वैलिड है, इलीगल बिजनेस के सुपरवाइजर की सैलरी वैलिड नहीं है। अगर दोनों के लिए एक ही बंदा अपॉइंट किया है तो उसकी सैलरी इलीगल ही मानी जाएगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है हम अपने जो डेप्ट्स हैं उनका पेमेंट में हम इस तरीके से एडजस्टमेंट कर रहे हैं, पेमेंट का एडजस्टमेंट करना, दैट इज एप्रोप्रिएशन। देखिए बेटा ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेप्ट टू बी डिस्चार्ज इन इंडिकेटेड वेयर ए डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेप्ट। बेटा आपने, आपका जो डेटर है उसने आपसे बहुत कई तरीके का उधार ले रखा है, 10 बार उधार ले रखा है। अब अगर उसका पेमेंट आता है तो वो कौन सा वाला पेमेंट माना जाएगा, कौन सी वाली उधारी का पैसा माना जाएगा, तो ये डिपेंड करता है, डेटर जो बोलेगा वो ही पैसा माना जाएगा। अगर डेटर कुछ भी नहीं कहता है तो ये आप पे है, आप डिसाइड करोगे कि वो कौन से पैसा आप पहले चुकाओ। अच्छा, दोनों ही, ना तो आप डिसाइड कर पा रहे हो ना ही डेटर डिसाइड कर पा रहा है, तो उस केस में हम लेते हैं फीफो मेथड, यानी कि जो पहले पहले उधार लिया गया था उसका पहले पेमेंट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम परफॉर्म नहीं करना चाहते, दोनों पार्टीज मिलकर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर सकती हैं, किस तरीके से वो हम देख रहे हैं। बेटा नोवेशन, नोवेशन का मतलब होता है आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके कोई तीसरा नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से उधार ले रखा था, ए ने बी से उधार ले रखा था और सी ने ए से उधार ले रखा था। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमने कैंसिल कर दिया और बोला कि सी दे देगा बी को पैसा, तो ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया बी और सी के बीच में, इसे बोलेंगे नोवेशन। इसमें पार्टीज आपकी चेंज हो गई, कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया पार्टीज के बीच में। फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आता है हमारा रेस्सिशन, रेस्सिशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देती हैं और उसके बाद उन पर डिपेंड करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट से कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाए या ना बनाए। इफेक्ट ऑफ ऑल्ट्रेशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की केवल टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करते हो तो उसे अपन बोलते हैं बेटा ऑल्ट्रेशन। अगर एक पार्टी दूसरी अपना राइट, परफॉर्मेंस का राइट वेव कर देती है, माफ कर देती है, तो इसे बोलते हैं रिमिशन। फॉर एग्जाम्पल ए ऑफ बी 5 लाख, ए पे टू बी एंड बी एक्सेप्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेप्ट 2 लाख, मतलब 5 लाख की जगह 2 लाख में सेटलमेंट अगर बी ने कर लिया तो इसे बोलेंगे रिमिशन, और 5 लाख की जगह 2 लाख से ही बी ने एक्सेप्टेंस मान लिया और कॉन्ट्रैक्ट का फुलफिलमेंट मान लिया और डिस्चार्ज कर दिया सामने वाली पार्टी को। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बेटा चाहे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीड पार्टी ने वॉइड कर दिया, लेकिन अगर उसने उसके बिहाफ पे एग्रीड पार्टी ने सामने वाली पार्टी से कोई भी बेनिफिट लिया है वो उसे रिस्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोर्जन अप्लाई करके डरा धमका के किसी की प्रॉपर्टी को अपने नाम कर लिया, तो इसमें सामने वाली पार्टी ने डरा धमका के आपको बोला 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए में अपने नाम करवा ली, तो यहाँ पे जो आपको आपने कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा दिया, एग्रीड पार्टी हो आप। इस केस में सामने वाली पार्टी को आपको वापस 1 लाख रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर दिया यानी कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके 1 लाख रुपए भी रख लेंगे, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको रीस्टोर करना पड़ता है जो भी बेनिफिट होता है। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर ए वॉइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइड, बेटा जैसे वॉइडेबल में रीस्टोर करना पड़ता है वैसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में भी रीस्टोर करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऑफ रेस्सिशन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हो, सॉरी तोड़ रहे हो, रेस्काइंड कर रहे हो, दोनों पार्टी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रही हैं, तो उस केस में आपको सामने वाली पार्टी को नोटिस में देना जरूरी है। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रॉमिसर और रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस,
अगर आप सामने वाली पार्टी को जिसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, यानी कि प्रॉमिसर को कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने नहीं दे रहे हो, या उसे पूरी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की, या उसको रिजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जिसके कारण वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में आपकी गलती मानी जाएगी और यू विल बी द लायबल फॉर दैट। प्रॉमिसर इस चीज का एक्सक्यूज ले सकता है कि मुझे किसी भी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई, और वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। लास्ट है हमारा यहाँ पे टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। बेटा डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके से हो सकता है। सबसे इजी तरीका है परफॉर्मेंस, यानी कि दोनों पार्टी अगर अपना अपना काम परफॉर्म कर देती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बेटा एक्चुअल परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर कोई पार्टी अटेम्प्ट करती है और सामने वाली पार्टी मना कर देती है, जैसा कि हमने शुरू के सेशन में पढ़ा था, उसे हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी क्या मानी जाती है, इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस, और कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर दोनों पार्टीज चाहें तो बाय परफॉर्मेंस ना करके नोवेशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन या रेसिशन से भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए तो बेटा अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल टू परफॉर्मेंस में अपन ने देख ही लिया कई तरीके से इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, जैसे चेंज इन लॉ, लॉ के चेंज होने से इम्पॉसिबल हो गया, सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया, ठीक है, या फिर अब कंडीशंस चेंज हो गई है, या वॉर डिक्लेयर हो गई है कंट्रीज के बीच में, तो उनके सिटीजन्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जो पहले पॉसिबल था। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड फिक्स है और उसका टाइम पीरियड निकल चुका है, तो आप उसके लिए क्या नहीं कर सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते हो, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। जैसे कि लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग टाइम बार्ड डेप्थ के अगेंस्ट केस नहीं किया जा सकता, और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार लॉ आपको क्या कर देती है, किसी किसी कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज कर देती है, जैसे कि इंसॉल्वेंट पर्सन पे जितना भी लाइबिलिटी होती है, वो जितना उसके असेट्स को बेच के पे होता है उतना ही हो पाता है, अदरवाइज वो सारी लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, माफ हो जाती है। तो ये सब क्या है बेटा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के किस किस तरीके से हो सकता है ये बताया गया है। लास्ट इस और क्या तरीके हैं जिससे डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट सामने वाली पार्टी ने तोड़ दिया तो दूसरी पार्टी को भी उसे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रॉमिस में वेव और रिमिट द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, अगर सामने वाली पार्टी परफॉर्मेंस लेने से परफॉर्मेंस को माफ कर देती है, यानी कि रिमिशन कर देती है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटी, अगेन वही सब बातें आ रही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रीजनेबल फैसिलिटी अगर परफॉर्मर को नहीं दी गई, प्रॉमिसर को नहीं दी गई, तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। एंड मर्जर ऑफ राइट, अगर inferior rights and superior right are coincide and meet in one same person, in such case inferior rights merge into superior rights, तो यहाँ पे जो inferior rights हैं वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अगर एक पर्सन के पास inferior और superior दोनों rights हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच।